ओके, चलिए क्विक प्रोजेक्ट लेते हैं। इट्स विंडो। एक्सेप्शन में बेसिकली एक्सेप्शन होता क्या है, एक बार बताता हूँ आपको मैं जल्दी से। इनके यहाँ मतलब इनका इंस्टीट्यूट है क्या? अच्छा, जो गेम है ना, गेम का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, नेटवर्क के प्रोजेक्ट मिलते हैं, वही करते हैं। ये है और इनके साथ में और ऐसे दो ही ज़्यादातर है और बड़ी बड़ी जगहों में इनके फोटो एंड फोटो
चलिए, तो एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है, एक तरह के रन टाइम एरर है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान क्रिएट होता है या जनरेट होता है। ठीक है, ये करता क्या है, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को टर्मिनेट कर देता है, हाँ, और आपको एक मीनिंगफुल मैसेज प्रोवाइड कर देता है। बेसिकली इन C# अगर देखा जाए तो एक्सेप्शन कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जो ये काम करती हैं। ये क्लासेस करती क्या है, जब देखती हैं कोई लॉजिकल एरर है तो उस टाइप की क्लास ऑटोमेटिकली एक्टिव होती है और आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को टर्मिनेट कर देता है, टर्मिनेट करके उसे खत्म कर देता है। ठीक है, ताकि आप उस एरर को सही करो और फिर से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। एंड ये सारी क्लासेस हैं, ऐसी बहुत सारी सैकड़ों क्लासेस हैं, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, नल रेफरेंस एरर एक्सेप्शन, फॉर्मेट एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं जो एक्सेप्शन क्लास में दी गई है, C# में दी गई है। ठीक है, एंड सिंपली अगर हैंडल करना हो एक्सेप्शन, बेसिकली अगर आपको जस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, बेसिकली C# में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपको दिया गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर, जिससे आप ट्राई, कैच और फाइनली यूज़ करके अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट यूज टू हैंडल एक्सेप्शन, you can try, catch, works. Put all the sensitive code inside. अरे ट्राई अलग है, कैच अलग है। एक तो ट्राई कैच होता है, ट्राई अलग है, कैच अलग है, हालांकि दोनों साथ साथ यूज़ किए जाते हैं। दो अलग अलग कीवर्ड हैं जो दोनों साथ में ज़्यादातर टाइप पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सिंपली यहाँ पर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मैं दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, राइट लाइन।
मैंने बोला यहाँ पे int x is equal to 32.5 सेम लाइन रिपीट कर देते हैं। सेकंड नंबर is y. Let's multiply or divide. That's int r is equal to x divided by y. And let's console not right line. So yes, whatever this are. Console dot int ये थोड़ा मैंने टाइप किया, ठीक है। चलिए एक्सेप्शन देखते हैं। क्लिक किया। अगर आप कोई लॉजिकल एरर नहीं करते हैं तो कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, लेकिन अगर हम लॉजिकल एरर कुछ कर देते हैं, जस्ट लाइक अगर मैंने किया 5 एंड वट एवर बट 2, तो रिजल्ट आ गया मेरा 2, ठीक है, कोई लॉजिकल एरर नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोई लॉजिकल एरर यहाँ पे कर दिया, पहला नंबर डाला मैंने 5 और दूसरा नंबर डाल दिया मैंने मान लीजिए x, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होगा क्योंकि हमने नंबर रिसीव किया है और लॉजिकली हम दे रहे हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये वैल्यू रिसीव नहीं कर पाएगा और एक्सेप्शन जनरेट करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आप, यहाँ एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा और एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शन होगा। इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट, ये क्लास है जो इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रही है। बेसिकली अगर आप व्यू डिटेल पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल सिस्टम डॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन नाम की क्लास है, जिस क्लास के अंदर इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन रखी गई है, ठीक है। तो आप इस एक्सेप्शन को पढ़ सकते हैं और इसे सही कर सकते हैं। बेसिकली इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ट्राई। ट्राई आपने लगा दिया स्टार्टिंग में, जहाँ तक आपको लगता है यहाँ तक कोड सेंसिटिव हमारा है, हमने उस कोड को ट्राई कर दिया। उसके बाद हमने बाद में क्या किया, एक्सेप्शन को हैंडल किया। कैसे करेंगे, जस्ट कैच। अब यहाँ पर आपके पास सेट की क्लास सेट होगी, तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर उस क्लास को एक्सेप्शन को कॉल करना पड़ेगा। संभवतः है जिस क्लास का एक्सेप्शन यहाँ पर कॉल हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन अभी आ रहा था फॉर्मेट एक्सेप्शन, तो यहाँ पर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्लास को कॉल करेंगे, फॉर्मेट एक्सेप्शन और वट एवर बट एक ऑब्जेक्ट नेम दे देंगे जिसमें एक्सेप्शन को आई हुई एक्सेप्शन को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिए क्या, मान लीजिए वट एवर बट एफ एंड लेट्स है, यहाँ पर हम कर सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एफ डॉट वट एवर बट मैसेज, ठीक है। तो सिंपल आपने एक्सेप्शन को हैंडल किया। और अगर आप रन करें इस चीज़ को, अगर आपने ठीक किया चलो ठीक है, अगर आपने नंबर सही डाला तो कोई बात नहीं, काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनपुट गलत दे दिया कुछ भी, मतलब उस तरह के अगर वो एरर कर रहे हैं, आपने दिया यहाँ पर 6 और सेकंड दिया T, तो यहाँ पर एप्लीकेशन ब्रेक नहीं हुआ और आपके पास यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल होकर के आ गया, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट, और एप्लीकेशन आपका ब्रेक नहीं हुआ। पर ये तो मैसेज शो हो रहा है, एक तो जब ट्राई कैच लगाते थे वो तो आउटपुट भी सही नहीं करता था। ट्राई कैच कभी भी आउटपुट सही नहीं कर सकता, वह केवल आपके प्रोग्राम के अबनॉर्मल टर्मिनेशन को प्रिवेंट कर सकता है, बचा सकता है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। समझ रहे हैं कैसे वर्क करेगा, ये वर्क ऐसे करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ट्राई के अंदर कोड है, आपने ये डाला, ये नंबर पहला मैसेज आया, एक्स रिसीव हो जाएगा, एक्स वैल्यू सही आपने डाली, वाई की वैल्यू जैसे आपने गलत डाली तो यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होगा, ठीक है। जहाँ एक्सेप्शन जनरेट होता है तुरंत ये क्या करता है कि इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली कहाँ भेज देगा, कैच में, और कैच में एक्सेप्शन ये रिसीव हो जाएगा एफ नाम के वेरिएबल में, और ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा, ठीक है।
ये इस तरह से इसे हैंडल करता है। ध्यान रहे एक्सेप्शन हैंडलिंग कभी भी आपके प्रोग्राम को सही नहीं कर सकता, वह केवल प्रोग्राम के अबनॉर्मल टर्मिनेशन को प्रिवेंट कर सकता है, बचा सकता है। एप्लीकेशन जब तक क्रैश हो जाता था, क्रैश नहीं होगा बस, ठीक है। आप उसे एक मीनिंगफुल मैसेज के द्वारा यूजर को कोई आउटपुट दे सकते हैं कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आप ये करो, ये करो, ऐसे करो। तो जैसे इसमें कभी हमें ये पता लग गया कि फॉर्मेट क्या है, एक बार रन करके अब जैसे हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और हमने रन नहीं करा है एक बार में, अगर हमें कैसे पता लगेगा? हमें वो क्लासेस पता होनी चाहिए जिन क्लासेस में एक्सेप्शन जनरेट होता है, जिन क्लासेस के थ्रू एक्सेप्शन जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, उसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन और अगर आपको पता नहीं है कि किस वजह से एक्सेप्शन आ सकता है, अभी देखिए एक एक्सेप्शन को मैंने हैंडल कर लिया, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और आएगी। क्या आएगी देखिएगा, अगर हमने 5 दिया और सेकंड वैल्यू अगर हमने 0 दे दिया, तो आपको पता है किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी एक तरह का एक्सेप्शन होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा, अब देखिएगा आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी मैंने इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। कह रहा है कि डिवाइड बाई 0 वाज एक्सेप्शन वाज नॉट अनहैंडल्ड, वाज अनहैंडल्ड, अभी मैंने इसको हैंडल नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हो सकता है कि आपके एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सेप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें ये समझ के रखना है कि एक्सेप्शन किस तरह का आ सकता है। हमें समझ में आता है, जितना पॉसिबल था हमने उतना अप्लाई कर दिया उतनी क्लासेस के साथ। अगर हमें नहीं समझ में आता कि इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, क्योंकि जो लॉजिकल एरर होती हैं वो आदमी कभी भी 100% सोच नहीं सकता कि लॉजिकली क्या क्या एरर हो सकती है। हो सकता है आपने 4 सोची हो और एरर को बढ़ जाए, कोई लॉजिकली और गलती कर दे कुछ, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेवल पे ऐसी कंडीशन होती है, तो उसके लिए यहाँ पर एक सुपर क्लास दी गई है, इसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। तो अगर हम उस क्लास का यूज करते हैं तो वो सब टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा एक ही क्लास, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और कैच लगा दें और यूज करते हैं यहाँ पर जस्ट एक्सेप्शन, और यहाँ पर मैं यूज कर लूँ जस्ट ई, और मैं यहाँ पर राइट कर लूँ कंसोल डॉट राइट लाइन इट्स टी डॉट, कुछ मीनिंगफुल एक मेथड दे देते हैं सुपर क्लास, प्लस सेमीकोलन, ये हो गया आपकी सब क्लास। अब आप समझिएगा इस चीज़ को, अगर भी मैं रन कराऊँ, देखिए अगर मैं गलती करता हूँ पहले टाइप की, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट क्लास इनपुट स्ट्रिंग, फॉर्मेट क्लास इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट करेक्ट फॉर्मेट, मतलब ये अभी किस क्लास को कॉल कर रहा है, इस क्लास को कॉल कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर हमने पर्टिकुलर टाइप उसका दिया हुआ तो उसे हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर मैं दूसरी बार गलती करूँ दूसरे टाइप की, अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 0, यहाँ पर कौन सी क्लास ने हैंडल किया, सुपर क्लास ने। तो अगर आपको पता है कि इस टाइप की एरर आ सकती है, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर कैच को लगाओगे, अदरवाइज आप एक सुपर कैच लगा दोगे लास्ट में। जब कोई भी क्लास हैंडल नहीं कर पाएगी सेक्शन को, तो सुपर क्लास उसे ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा, ठीक है। अगर वैसे डायरेक्टली अगर लगाएंगे तो ये कैच वाला लिख देंगे नीचे एक्सेप्शन वाला। हाँ हाँ, अगर आपको डायरेक्ट लगाना है, ये सब नहीं देने हैं, तो आप एक ही लगाओगे एक्सेप्शन। ये सुपर होता है क्योंकि ये सबको हैंडल करता है अकेले, ये सबको अकेले हैंडल कर लेगा, वैसे आप अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर फाइनली है। फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है जो गारंटेड रूप से एग्जीक्यूट होता है, मतलब ट्राई चले ना चले, कैच में चले ना चले, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनली जो होता है वो गारंटेड रूप से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अगर हम फाइनली के अंदर कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, अगर हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, ये अगर मैंने दे दिया, बेसिकली आप देखेंगे अगर एक्सेप्शन आता है,
हमने कहा ये और ये, तब भी देखिए फाइनली चल रहा है, एक्सेप्शन नहीं आएगा। अगर हमने कुछ सही दिया तब भी एक फाइनली चल रहा है। तो फाइनली जो होता है वो बेसिकली ऐसा ब्लॉक होता है जो गारंटेड रूप से एग्जीक्यूट होता है, एक्सेप्शन आए या ना आए। आएगा तब भी एग्जीक्यूट होगा, नहीं आएगा तब भी एग्जीक्यूट। यूज़ सही इसका है। यूज़ कभी कभी ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम में कि भाई एक्सेप्शन आ गया तो आगे के प्रोग्राम की लाइनें एग्जीक्यूट करना बंद कर देती हैं। जहाँ एक्सेप्शन आता है उसके आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। तो अगर हमें ऐसा कोई काम है कि हमें चाहिए कि नहीं भाई ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, तो उस स्टेटमेंट को हम फाइनली ब्लॉक के अंदर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन में डेटाबेस से कनेक्शन किया, डेटाबेस से डेटा फेच करना है, डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, डेटाबेस कनेक्शन ओपन कर दिया आपने, ठीक है। और जैसे डेटा फेच करने आप गए तुरंत वहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, डेटाबेस से डेटा फेच नहीं हुआ और वो कैश में पहुँच गया। अब आपका कनेक्शन जो है वो ओपन है, कनेक्शन आपका ओपन है और ओपन ही रहेगा, क्योंकि आपने उसके जो क्लोज करने वाला स्टेटमेंट थी वो नीचे थी, उसके पहले एक्सेप्शन आ गया तो स्टेटमेंट चली नहीं, कनेक्शन क्लोज हुआ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में उस कनेक्शन को क्लोज करने का जो काम है आप उसे डाल सकते हो फाइनली के अंदर कि भाई डेटाबेस से डेटा फेच होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कनेक्शन क्लोज हो जाएगा ही हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये उसका मोटिव होता है। ऐसी जगहों पर मोस्ट ऑफ फाइनली हमें यूज़ करना मैं भी दवा खाया हूँ अभी जुकाम की वजह से हो रहा है, जुकाम मुझे भी था, इसी वजह से शरीर में अजीब सा दर्द, एकदम हल्का हल्का फीवर। सर ये बच्चों वाले टॉपिक है सर, ये तो हो गया, ऐसा बताइए तो हैवी हो। अब बस हैवी वाला टॉपिक आना से सर ये जो फाइनली आपने जो ये वाला बताया है, जैसे ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बना देते ई मैसेज वगैरह और वो उसमें एरर भी शो कर देता था, क्या इसमें नहीं बताया जाएगा। यहाँ पर हैंडल नहीं करना है ना, आपको केवल यहाँ एग्जीक्यूट कराना है स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट को केवल एग्जीक्यूट कराना है, बस हैंडल नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं इसका प्रोग्राम आपको यहीं दे देता हूँ, आप उसे नेक्स्ट डेलीगेट, थोड़ा सा बताऊंगा आपको मैं। जो समझ में आ जाता है ना वो सब बच्चों वाला ही होता है, जिनको समझ नहीं आता ना लाइफ टाइम में कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है। चलिए बताइए, अच्छा बच्चों वाला चीज डेलीगेट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा है। सर ये एक्चुअल में एक तरीका है एक ही साथ डिफरेंट मेथड्स को कॉल करने का, एक के बाद एक वन बाय वन। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एम्प्लॉई है, उसकी डिटेल आनी है, उसकी सैलरी, उसका अटेंडेंस और उसका पर्सनल डिटेल, तो उसके लिए हमें तीन मेथड की जरूरत होगी। और दो तरीके, या तो तीनों मेथड्स को अलग अलग तरीके अलग अलग जगह पे हम इंप्लीमेंट करके उसको कॉल करें, या फिर उसको नेविगेट के थ्रू
वन बाय वन ऑटोमेटिक वे में सर उसको हम कॉल कर लेते हैं। सही है। तो सर डिफरेंस डेफिनेशन क्या देंगे आप डेलीगेट की? अगर डेलीगेट आपसे पूछता है व्हाट इज डेलीगेट? सर ये रेफरेंस प्रोवाइड करता है सर मेथड के लिए। हाँ, मेथड्स के लिए एक तरह से रेफरेंस प्रोवाइड होता है। आप ये बोल सकते हो डेलीगेट इज अ फंक्शन पॉइंटर विच रेफर द एड्रेस ऑफ द मेथड। एक तरह का फंक्शन पॉइंटर होता है जो किसी मेथड का एड्रेस रेफर करता है और इसके थ्रू हम किसी मेथड को कॉल कर सकते थे। इन द सेंस ये होता है कि मेथड को एक तरीके से हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम उसे डेलीगेट के थ्रू कॉल करें। ठीक है, डेलीगेट के थ्रू कॉल करने का मतलब होता है कि अगर आप डेलीगेट के थ्रू कॉल करते हो तो वहाँ पर फीचर होता है कि आप एक मेथड मल्टीपल मेथड को एक डेलीगेट में रजिस्टर करके एक साथ कॉल कर सकते हो। मतलब फ़ायदा ये है कि आपको मल्टीपल टाइम मेथड्स कॉल नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में आप अपनी सारी मेथड को डेलीगेट के थ्रू कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये डेलीगेट का फीचर होता है। तो सिंपली डेलीगेट के बारे में थोड़ा सा नोट करिएगा। सर पॉइंटर तो वेरिएबल के लिए होता है ना सर, मेथड के लिए पॉइंटर होता है। हाँ, मेथड भी तो एड्रेस, ऑब्जेक्ट भी तो एड्रेस क्रिएट करते हैं, उनके बाद पॉइंट करने के लिए पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। अब वेरिएबल को रेफर करो, मेथड को रेफर करो, इसीलिए आप वेरिएबल को रेफर करते थे, हम मेथड को भी रेफर कर सकते हैं। तो मेथड को कौन सी मेमोरी बनते हैं, हीप या स्टैक? हीप, स्टैटिक और स्टैक, तीनों में से सर किसमें बनता है? हीप मेथड जो होते हैं क्लास के मेंबर होते हैं, क्लास के मेंबर जो होते हैं हीप, क्लासेस जो हीप के डेटा टाइप के आते हैं। सर पानी देखता हूँ, सर प्लीज पानी। बाहर में बोतल ही नहीं रखी है तो उधर होगी ना, अंदर फोटो सर यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं, टोटल कितने स्टाफ हैं सर? टोटल स्टाफ तो मुझे लगता है 20+ होंगे। पानी अच्छा नहीं है सर, बेकार। सर ट्रेनिंग करके अपने इलाके में आराम से सर साइबर कैफे खोलूंगा, साफ साफ की घर का मजा लूंगा सर, पानी वानी पीऊंगा घर का आराम से, फ्रिज का ठंडा ठंडा घर में। इतना आराम है ना सर वहाँ घर पे। आराम तो है यार, लेकिन पापा ने परमिशन भी दे दी है, साइबर कैफे खोल लेना, कोई दिक्कत नहीं।
डेवलपिंग में जो है कुछ भी सब चलेगा। नॉलेज सब चीज़ की लेनी है, सभी तो मैंने सोच ली है। नेटवर्किंग और आपका तो चल ही रहा है, इसके बाद जावा बीएसपी में भी सर हाथ मारूंगा, फिर उसके बाद फिर आराम से सर घर में एक सेंटर खोलूँगा, पैसे भी पैसा लगाऊंगा, आराम से छुट्टी है। सरकारी नौकरी लगी तो ठीक है सर, नहीं तो प्राइवेट में तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, गांव में या छोटे शहरों में रहने में जिसका नॉलेज होता है ना वो लिमिटेड हो जाता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, सीखने की कंडीशन नहीं होती कि आप कुछ अच्छा कुछ नया सीख पाओगे, डिफरेंट सीख पाओगे। आदमी जितना होता है ना उतने में ही मस्त होता है। आज भी छोटे शहरों में लोग C++ में परेशान हैं, उतने भी परेशान हैं, और उनको लिए .NET PHP पाइथन ये सब अजीब सा लगता है। कंडीशन वो होती है। पैसे कहीं भी कमा सकते हो, पैसे का इश्यू नहीं होता है, पैसा आदमी कहीं भी कमा सकता है, जहाँ रहेगा चाहे पैसा कमाना है पैसा कमा सकता है। लेकिन होता है कि कुछ सीखना, कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ अलग चीज़ों को सीखना, कुछ बात करना, वो चीज़ होती है। मैं इलाहाबाद में था, यहाँ से ज़्यादा पैसे कमाता था, यहाँ से ज़्यादा पैसे मैं वहाँ कमाता था। ये प्रॉब्लम एक ही थी कि मैं वो सीख नहीं पाता था। बस वही C++ एग्ज़ाम्स, ये जो गवर्नमेंट का CCC वगैरह होता था, इनके एग्ज़ाम्स देता था मैं ज़्यादा। एक दिन में करीब 30-35 स्टूडेंट का एग्ज़ाम देता था, हर स्टूडेंट से 2000 रुपये लिए जाते थे, 1000 रुपये सेंटर वाले को, 1000 मेरा। और एक एग्ज़ाम जो होता है वो 90 मिनट का होता है इसमें, और 90 मिनट में मुझे जो टाइम लगता था वो 8 से 10 मिनट लगता था। 8 से 10 मिनट में मैं एक पेपर सॉल्व कर देता था, और बच्चे को लगभग C ग्रेड D ग्रेड से पास करा देता था, D ग्रेड C ग्रेड आ जाता था, तो 60 से 70% में जाता था। बहुत पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वही था एकदम, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रह गया, मज़ा नहीं आ रहा था। पैसे थे, कमाता था आदमी, खुश करता था, सब कुछ अरेंजमेंट है, गाड़ी वाड़ी सब ले लिया था, लेकिन मज़ा नहीं आया। कमाना किस लिए? आप ऐशो आराम के लिए ना सर, जब मिल रहा है तो क्या जरूरत है फिर आगे हाथ पैर मारने की? यही सोच तो आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसे तो अगर आपके बड़े बड़े उद्योगपति सोच लिए मेरे पास सब है मैं क्यों करूँ, तो सारी कहानी खत्म हो जाए। ऐसा ना, पता है, ऐसा मीडियम और स्मॉल लोग सोचते हैं, छोटे वर्ग लोग ऐसा सोचते हैं क्या है तो क्यों करो। जो बड़े लोग हैं और उनके पास लाख है, उसे 10 लाख बनाने की मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्या होता है ना, अगर 100 है तो हम लोग 100 में खुश रहना चाहते हैं, यार है तो 100, चलो ठीक है, आ तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों को प्रॉब्लम है, अरे हम लोगों को बढ़ने नहीं देता, यही चीज़ ऐसे ही हम लोग बढ़ने नहीं दे रही है। होगा देखा जाएगा, बस क्या है आगे देखते हैं। लगता है कि वैसे नौकरी तय करना है। सर मैं अभी फिलहाल सोच रहा हूँ कि कहीं 10,000 भी मिल जाए ना तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद ऑफिस तो बढ़ता रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 की जॉब मिले, लेकिन एक होता है ना कि ऐसी जगह मिले, ऐसे फील्ड से मिले जिसमें अपॉर्चुनिटी हो, जिसमें ग्रोथ हो सके। स्टार्टिंग में किसी के लिए पैसे मैटर नहीं करने चाहिए, स्टार्टिंग में नॉलेज स्किल मैटर करना चाहिए कि आप कितना सीख पा रहे हो, कितना नॉलेज बढ़ रहा है आपका, कितनी स्किल बढ़ रही है, वो मैटर करना चाहिए। 5,000 मिले स्टार्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए जहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाए। IT में बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ के लोग IT में स्टार्ट किया था उन लोगों ने तो फ्री में 6 महीने कंपनी में फ्री में काम किया, लेकिन अच्छी कंपनी मिल गई जिन्होंने फ्री में भले ही काम कराया लेकिन सिखा दिया। आज उनकी कंडीशन है, वो लोग 8 लाख 10 लाख के पैकेज पे हैं, 12 लाख के पैकेज पे कोई है, और एक दो तो बहुत अच्छे 25-30 लाख के पैकेज पे वो लोग बैठ गए, बहुत अच्छे पैकेज पे गए। साल का नहीं, और क्या महीने के मिलेगा 25 लाख? क्या पता मिलेगा
महीने को 25 लाख कमाने के लिए ना जॉब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में होता है, तभी ऐसा कुछ सोच सकते हैं आप। सर बड़ी लेवल पे लोग ही कमाते हैं सर इतना तो। फॉरेन कंपनी ऐसी दे सकती हैं, बाकी इंडियन कंपनी बस की बात नहीं होती है छोटे लेवल पे। या फिर आपका ऑप्शन होता है कि आप बिजनेस करो, सर जी तो बिजनेस करो, बिजनेस पैसे कमाओ, बिजनेस कोई एंड नहीं है। सर मेरे पापा जिस कंपनी में है ना, पेपर मिल है वो, उसमें सर जो उसका प्रेसिडेंट है अश्विनी कुमार शर्मा का, उसने सर बीएससी किया हुआ है और उसने IIM बैंगलोर से MBA किया है, और उसका पेमेंट सर एक दिन का 1.25 लाख है सर, पर डे का 1,25,000। सर कुछ कंपनियां हैं तो दे भी देती हैं, देती हैं, लेकिन भाई उनको उतना फायदा होता है ना कंपनियों को, सब तो देती है। और 54 लाख की BMW दे रखी है उसको भी चलने के लिए। हाँ, ऐसी कंपनियाँ हैं बहुत सारी। सर कुछ लोग इतना आगे पहुंच जाते हैं और चलिए, डेलीगेट बनाते हैं। डेलीगेट बेसिकली बनाने के लिए कुछ कंडीशन होती है। जब आप डेलीगेट बनाएं तो डेलीगेट के जो रिटर्न टाइप हैं और नंबर ऑफ पैरामीटर होते हैं वो वेल मैच्ड होने चाहिए। किससे? मेथड से। जो मेथड होती है मेथड से मैच करने चाहिए। ठीक है, 11:30 क्लास है ना, 11:30 से 11:30 से। ठीक है, फिलहाल के डेलीगेट बनाना है आपको, तो क्या कर सकते हैं आप? बना सकते हैं यहाँ पर पब्लिक डेलीगेट। रिटर्न टाइप इसका वाइड, और यहाँ पर डेलीगेट का मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए माई डेलीगेट। और यहाँ पर पैरामीटर देना चाहे दे सकते हैं, INT x, INT। ये हो गया डेलीगेट आपका। ठीक है, डिक्लेयर हो गया डेलीगेट। एंड देन आपको अब बनानी है मेथड। ठीक है, तो बस मेथड बनाने के लिए पब्लिक वाइड whatever but sum int a comma int b, और यहाँ पर आपका कंसोल डॉट राइट लाइन अपने स्टेटमेंट अप्लाई करिए। प्लस ठीक है, और सेम कंडीशन में अभी मैं एक ही करता हूँ, फिर दो मल्टीकास्ट करके दिखाऊंगा। डेलीगेट एक्चुअली दो तरह का होता है, इसमें एक होता है सिंगल कास्ट डेलीगेट, लेते हैं डेलीगेट उसके लिए सही कर लीजिएगा। पहला है आपके पास सिंगल कास्ट और दूसरा होता है मल्टीकास्ट। तो बेसिकली सिंगल कास्ट बनाने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले अपने मेथड में चलेंगे, डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इट्स माय डेलीगेट ओबीजे इक्वल न्यू व्हाटएवर बट डेलीगेट, और यहाँ पर हम सप्लाई करेंगे क्या? वाइड INT टारगेट ना। तो यहाँ पे सप्लाई करते हैं अपने मेथड को, इट्स अ सम, रजिस्टर्ड कर दिया मैंने डेलीगेट को। ठीक है, अलर्ट सर हो गया। May supply this thing,
सही है, काम ही कर रहा है ये। कंपाइलर खराब हो गया तो लग रहा है। नहीं, उस स्टैटिक कीवर्ड में लगा रखा मस्त। फिलहाल के ये सम सप्लाई किया मैंने। अब मैं यहाँ से ओबीजे से अपने इस डेलीगेट कॉल करूँगा, जस्ट ओबीजे ऑफ, यहाँ पर मैं सप्लाई दे सकता हूँ वैल्यू अपनी, मान लिया 10, 40। मतलब ये हो गया कि हम पहले मेथड को रेफर कर रहे हैं डेलीगेट में, डेलीगेट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप रन कराएंगे, इस console.read की लगा देता हूँ तो रीड की लगा देता हूँ मैं, तो आप देखेंगे मेथड हमारी सही तरीके से कॉल हो रही है, एडिशन इज 50 दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेथड हमारी कॉल हो रही है, ये बेसिकली कॉल हो रही है इस डेलीगेट के थ्रू, मतलब डायरेक्टली मेथड हम कॉल नहीं कर रहे हैं, हम डेलीगेट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, जो डेलीगेट मेथड को रेफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस तरह से अगर मेरे पास मल्टीपल मेथड होती, जैसे मान लीजिए इस पेन को कॉपी करता हूँ, 2 बार और पेस्ट करता हूँ, एक मैंने बना दिया सम, एक मैंने बना दिया मान लीजिए सब, एक बना दिया मैंने और मल्टीप्लाई, और यहाँ पर दिया मैंने सब्सट्रैक्शन इज वट एवर बट ए माइनस। ठीक है, अब मुझे अगर इन 3 मेथड को एक साथ कॉल करना हो, तो मैं डेलीगेट में अपने उस मेथड को रजिस्टर कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं? सिंपली ऐसे कर सकते हैं, ओबीजे प्लस इज इक्वल, रजिस्टर करने का तरीका होता है मेथड नेम इट्स अ मल्टीप्लाई, सेमीकोलन, ओबीजे प्लस इज इक्वल सब। ठीक है, तो बेसिकली अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सम रजिस्टर किया और 2 मल्टीप्लाई और सब रजिस्टर कर दिया। ठीक है, और अगर अब इसको हम रन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आउटपुट में मिलेगा, एक साथ तीनों मेथड कॉल हो रही हैं, एक साथ तीनों मेथड कॉल हो रही हैं एट ए टाइम। मतलब ये हो गया मल्टी कास्ट डेलीगेट, जिसमें हम एक साथ कई मेथड को रेफर कर सकते हैं। सिंगल कास्ट में एक मेथड रेफर होती है, मल्टी कास्ट में मल्टीपल मेथड रेफर होती है। ठीक है, अच्छा, अगर हमें किसी मेथड को रजिस्टर नहीं करना है, जैसे मान लीजिए हमने पहली वैल्यू दी 100 और दूसरी दिया 40, ठीक है, तो इसमें मुझे इस तरीके से कॉल करना है, एंड एक console.write लाइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, एक लाइन, एंड देन सेम चीज़ को मैं फिर से कॉल करता हूँ, जस्ट ओबीजे प्लस इक्वल वट एवर बट 20, 50। ठीक है, अब सेकंड टाइम में जब कॉल कर रहा हूँ इस डेलीगेट को, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार सब्सट्रैक्शन वाली मेथड कॉल ना हो। पहली बार डेलीगेट कॉल होगा तो तीनों मेथड को कॉल करें, लेकिन इस बार केवल 2 मेथड को कॉल करें। तो उस मेथड को हम अनरजिस्टर कर सकते हैं। कैसे? सिंपली ओबीजे माइनस इक्वल वट एवर बट। तो इस बार हमारी केवल 2 ही मेथड कॉल होंगी। आप देख सकते हैं जब फर्स्ट टाइम हुआ तो 3 कॉल हुई, सेकंड टाइम में केवल 2 मेथड कॉल हुई। ठीक है, तो डेलीगेट में हम अपनी मेथड को रजिस्टर कर सकते हैं और उसे अनरजिस्टर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये रही कहानी डेलीगेट की। डाटा को आप लोग उठा सकते हैं। सर, ये बताना आप इसमें जो अपने ऊपर क्लास के ऊपर जो लिया पब्लिक क्लास के बाद में आपने डिक्लेयर करते हैं क्लास के बाहर। बेसिकली पब्लिक डेलीगेट का टाइप हो गया उसका मॉडिफायर। डेलीगेट कीवर्ड होता है डेलीगेट डिक्लेयर करने के लिए। ये रिटर्न टाइप हो गया मेथड का, और डेलीगेट का ये मेथड का सेम होना चाहिए। मेथड अगर वाइड है तो ये भी वाइड, मेथड का आईएनटी है तो इसका भी आईएनटी, उसका स्ट्रिंग उसका स्ट्रिंग। एंड डेलीगेट का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। एंड देन पैरामीटर, पैरामीटर भी मेथड से वेल मैच होने चाहिए।
ठीक है, ये भी आपका मैच करना चाहिए जितना जो मेथड से मैच करता है। सी साथ नहीं है ठीक है। तो बेसिकली ये रहा आपका डेलीगेट, डिक्लेयर करके उसे कॉल करने का तरीका। ठीक है सर, और क्या आपके टॉपिक रहेंगे? हाँ, बस अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट स्टार्ट करूँ, डेटाबेस एसपी स्टार्ट करूँ। सर डेटाबेस बाद में करवा रहे हैं, एसपी करवा बोरिंग हो जाता है। तो मैं बोले कि सर बोर हो रहे हैं। सर अभी दो टॉपिक और बाकी है, इंडेक्सर और इवेंट। हाँ, इंडेक्सर तो बता देता हूँ। इवेंट एक और इनमरेशन, वो सर हमेशा से बड़ा टॉप लग रहा है। इनमरेशन क्यों? कोई पढ़ाई नहीं ना सर। इनमरेशन बहुत आसान सी चीज़ है, उसे डिक्लेयर करना, उसे यूज़ करना है। इनमरेशन बेसिकली क्या होता है कि यूज़र डिफाइंड एक तरह का डेटा टाइप होता है जो बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कलर की लिस्ट हो गई, कलर हो गया, नेम ऑफ डे हो गया, नेम ऑफ वीक हो गया, नेम ऑफ मंथ हो गया, लिस्ट ऑफ कंट्री हो गया, लिस्ट ऑफ स्टेट हो गया, लिस्ट ऑफ डेटा, लिस्ट ऑफ डाटा, अ काइंड सिमिलर काइंड्स ऑफ डाटा, जस्ट लाइक दैट अरे। ठीक है, ये ऐसा डेटा टाइप हो जाता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप इसमें किसी टाइप की वैल्यू को केवल डाल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ, आपने एक इनमरेशन बनाया, या आप नॉर्मली करते हैं इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर डिक्लेयर किया तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो आप इंटीजर वैल्यू को डाल सकते हैं। वैसा इनोवेशन होता है, हमने निशम बना दिया लिस्ट ऑफ कंट्री के लिए, तो उसमें जो कंट्री हमने डिफाइन कर दी, प्री डिफाइन, केवल वही कंट्रीज में आप डाल सकते हैं, दूसरे नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो फिर नहीं डाल सकते। ठीक है, इनोवेशन बनाने का बहुत अच्छा तरीका और आसान तरीका है। मैं क्लास ले लेता हूँ, इनोवेशन दिखा देता हूँ आपको। प्रोजेक्ट में गया सेम प्रोजेक्ट में मैंने बेसिकली एक क्लास ले ली और इस क्लास के अंदर चल के हम एक इनोमिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास के अंदर या क्लास के बाहर पब्लिक इनम कीवर्ड होता है, इनोमिनेशन नेम होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये मान लीजिए डे नेम, और यहाँ पर हमने इनोमिनेशन डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन किया मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, व्हाटएवर जितने भी आपके पास थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दैट्स इट। आइडेंटिफायर मांगा है। लग रहा है मुझे।
ये पूछ रही है, आप ब्रैकेट लगाते हो तो ट्रेसेस क्यों लगाते हैं? ये स्टार्टिंग और एंडिंग वाला। ये तो रेंज डिफाइन करने के लिए होता है ना कि हमारे यहाँ तक हमारे पास लिस्ट है। नहीं सर, आपने कुछ बताया ड्रो हेलो वाई वाई कंसेप्ट में कुछ बताया था आपने क्या कि जो ब्रेसेस होता है वो पहली लाइन से कनेक्ट होता है। हाँ तो होता ही है, इसी तो स्कोप बनाते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है लाइन है, ये लाइन से बाय डिफॉल्ट एक लाइन कनेक्टेड होती है। तो अगर हम ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, एक ही लाइन जुड़ी होगी। अदरवाइज हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो पूरा स्कोप जनरेट हो जाता है। बेसिकली वो चीज़ होती है, बट एक सेकंड नहीं उसकी वजह से नहीं है, कुछ सिंटैक्स में मिस्टेक हो रही है, मैं देखता हूँ एक बार। पब्लिक क्या लिखूंगा ये क्या कर रहा है? ये बन गया पेन, इसमें आमर देना पड़ेगा तब वो कलर डिस्प्ले करेगा। ये इनमेशन बन गया, यहाँ पर ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग कर देगा। ये आपका 0 1 2 3 से इंडेक्सिंग कर देगा इसका। जब आप इसे यूज़ करना चाहोगे इनम को, तो अगर मैं इनम को यूज़ करना चाहूँ सिंपली, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे चल के इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैंने डिक्लेयर किया तो यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंने किया डे नेम, जैसे इंटीजर डे डिक्लेयर करते हैं, बाकी डिक्लेयर करते हैं, वैसे ये भी होता है। यहाँ का डे नेम अगर हमने किया, ठीक है, तो वाट एवर पर डी किया हमने, ये डेटा टाइप हो गया। जैसे आप इंटीजर स्ट्रिंग बुलियन करते हैं, वैसे ये भी हो गया। अब डी के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो वैल्यू कैसी टाइप होगी, अगर आप डी डॉट करते हैं, सॉरी यहाँ पर करते हैं डी इक्वल, आप करते हैं डे नेम डॉट, यही वैल्यू मिलेगी आपको केवल जो आपने एनिमेशन में सेट करके रखी हुई है। मतलब आप डी के अंदर यही वैल्यू की लिस्ट केवल डाल सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं डाल सकते। जो आपने डे नेम डी बनाई है क्या ऑब्जेक्ट है? एक वेरिएबल हो गया, यह टाइप हो गया डेटा टाइप, और ये हो गया उसका वेरिएबल नेम, और ये वेरिएबल नेम इक्वल डी नेम, मतलब आपका एनिमेशन डॉट उसकी वैल्यूज, ठीक है। ये अब ये केवल वही वैल्यू को रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बाकी दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारी वैल्यू स्टैटिक होती है या मतलब कैसी होती है? स्टैटिक होती है, और ये स्टैक मेमोरी में क्रिएट होती है। इससे तो फिर स्लो है ये एप्लीकेशन। जाहिर सी बात है, लेकिन लिस्ट ऑफ ऐसे छोटे छोटे आइटम्स लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि यूज़र को हम यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं ना। जब डी के अंदर कोई और नहीं डाल सकता वैल्यू, अगर हमने इसको डेट के लिए बना लिया, तो यहाँ पर अगर वो अपने से कोई वैल्यू पुट करनी, जैसे उसने पुट किया यहाँ पर, मान लीजिए अपने डाल दिया संडे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और यहाँ रह आएंगे, क्योंकि इसका स्पेसिफिक टाइप है और उस टाइप में इसकी वैल्यूज प्रीडिफाइंड है, वही वैल्यू आपको केवल डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जब इसमें वैल्यू पुट करने का प्रयास करेंगे तो आपको डे नेम डॉट वॉट एवर वैल्यू योर फर्स्ट डे रिसीव किया, ठीक है। कुछ इस तरीके से जैसे कलर वगैरह देने के लिए करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंसोल, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे कंसोल डॉट कलर, मान लीजिए यहाँ पे देखिए लिस्ट आ गई, कंसोल कलर मैंने किया टाइप, यहाँ पे देखिए लिस्ट उसकी आ गई, ये इनमेशन है बना के रखा गया है। तो आप इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हो कलर,
जो यहाँ पे दिया गया है अपने से दे सकते हैं आप। सर ये कलर ऑफ प्लेसेस आपने ऐड कर रखी ये तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम डिफाइन है, ये हमने डिफाइन किया है, ये हमने डिफाइन किया, ये सिस्टम डिफाइन है। इनोमिनेशन वाला कौन सा और तो दोनों ही हुए? हाँ दोनों ही हुए दोनों ही, इनोमिनेशन वाला हाँ दोनों ही हुए सर। हाँ ये इनोमिनेशन ये हमने डिफाइन किया, ये सिस्टम डिफाइन इनोमिनेशन है, तो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। ये पहले से डिफाइन है कलर वाला। तो ये जहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम आपको देने होते हैं तो वहाँ पर आपका सर रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप पर्टिकुलर इतनी चीज़ों में से कोई चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए इनफॉर्मेशन बना कर रखा जाता है, जैसे कलर की लिस्ट हो गया, डे की लिस्ट हो गया, वीक की लिस्ट हो गया, मंथ की लिस्ट हो गई, कंट्री की लिस्ट हो गई, स्टेट की लिस्ट हो गई। तो ये चीज़ें प्री डिफाइंड होती है, उसके लिए हम लोग इनफॉर्मेशन तैयार करके रख देते हैं। यूज़र जब भी सेलेक्ट करने का प्रयास करेगा तो पर्टिकुलर उन्हीं में से कोई सेलेक्ट कर सकता है, बस दूसरा कोई नहीं ले सकता, ठीक है। ये तरीका है आपका इनफॉर्मेशन बनाने का। अगर आप क्लास के अंदर इनफॉर्मेशन बनाते हैं, क्लास के साथ रेफर करना पड़ेगा, बेटर होगा आप क्लास के बाहर इनफॉर्मेशन हमेशा बनाएं। क्लास के बाहर बनाएंगे तो आपसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कहीं भी, नेम स्पेस के अंदर, क्लास के बाहर क्लास के अंदर नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्लास का रेफरेंस देना पड़ेगा, बार बार रेफरेंस देना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, बाहर बनाते हैं, डायरेक्टली कॉल करते हैं, ठीक है। ये क्लियर करने का तरीका है, ये उसे यूज करने का तरीका इनोमिनेशन, ठीक है। बस इतने रखूँगा मैं।